आइए अब सुनते हैं कगार की आग का 11वां भाग। उस दिन घड़ी भरने के बाद जब सब लोग चले गए तो उसे बड़ा चैन मिला। कारज के दिन आए हुए मेहमान भी शाम तक जा चुके थे। खुशहाल राम की सारी शंकाएं अब समाप्त हो चुकी थी। सारे रास्ते साफ थे। भोजन के बाद रात गोमती उसके कमरे में आई तो पंचायतनामे का कागज उसे दिखाता हुआ बोला, 400 की ठौल लगा के कप्पन खसोट। हाँ हो, कितने हुए 400? जिज्ञासा से गोमती ने पूछा। 20 बीसी। 20 की एक बीसी? अचरज से वो बोली। वो हाई जा, इतने रुपए तुमने उनको सच्ची में लपका भी दिए? नहीं देता तो क्या करता? जमदूत फिर हाँक कर ले जाते तुझे और फिर करते तेरी को गरगत। कृतज्ञ भाव से गोमती उसकी ओर देखती रही। हाई, इतना कर्जा कैसे चुकाओगे हो अब? इस बार ठहाका लगाकर हंस पड़ा खुशहाल। हद तेरे की, इतना कंगाल समझ रही है क्या? उसे और पास खींचकर उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में झुककर झांकता हुआ बोला, लाख भी कम है तेरे लिए। गोमती मुस्कुराई तो खुशहाल ने उसे कसकर बाहों में भींच लिया। गोमती के साथ सामीप्य सुख अब तक नहीं मिला था। पंचक्की से आने के बाद 2-3 रात उससे छेड़खानी का प्रयास भी किया। नीचे एकांत में गोठ ले जाकर, पर बिना दांत वाली अल्लड़ घोड़ी की तरह बिदक पड़ी थी। जब तक सब तय नहीं हो जाता मैं तुम्हारे ही घर रहूंगी, तब तक ऐसा वैसा कुछ मत करो, तुमको जो हाथ करती हूँ। कह तो रहा हूँ, बखत आने पर घड़ी भर दूंगा। ना हो ना, मैं ऐसी वैसी नहीं औरों की तरह। जब सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना है तो कुछ दिन ठहर नहीं सकते? उसकी जिद के आगे खुशहाल ने हार मान ली और उसके तन के उघाड़े वस्त्र स्वयं समेटकर ऊपर चला गया और गोमती अपनी दोनों सोतों के पास बिछौना डालकर सो गई। पर आज घड़ी भर जाने के कारण खुशहाल इतना अधिक उतावला हो गया था कि बड़ी से कहकर अपना बिस्तरा उसने भीतर भकार वाले कमरे में अलग लगवा लिया। आले में धरा मिट्टी तेल का लम्फू ढेर सारा धुआं उगलता हुआ भभक रहा था। अब तो तुझको शिकायत नहीं है? गोमती फिर मुस्कुराई। लम्फू निमा दो ना, उजेले में मेरे को शर्म आती है। खुशहाल अपनी आदत के अनुसार जोर से हंसा। तू तो ऐसा कह रही जैसे कुमारी कन्या भी नहीं करती। गोमती का गोरा मुखड़ा शर्म से और भी सुंदरी हो गया। इस नाक पर नथ कितनी अच्छी लगेगी, बड़े बड़े लाल चंदक वाली। उसने गोमती की नाक दोनों उंगलियों के बीच में दबाते हुए कहा, मैं लाऊंगा तो पहनेगी? गोमती ने गदगद होकर आंखें मीच ली और हौले से हंस पड़ी। तेरे दांत तो कच्चे दाड़िम के दाने की तरह बड़े ही सुंदर सफेद हैं हो गोमती। देखें कितने तेज है। उसके दांतों के बीच में खुशहाल ने अपनी तर्जनी रखी तो गोमती ने हौले से दबा दी। खुशहाल को संतुष्टि नहीं हुई। बोला, अरे ऐसे थोड़ी काटते हैं, फिर कैसे? गोमती की उंगली अपने दांतों के बीच धरकर खुशहाल ने इतने जोर से दबाई कि गोमती चित्कार कर उठी। हैजा, तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजे की दरार से रोशनी की एक धार बगल वाले अंधेरे कमरे को भी चीर रही है, उन्हें पता ही नहीं था। दिन भर के काम से थकी दोनों सोतें बिस्तर पर गिरते ही खर्राटे भरने लगती थी, पर आज उनकी आंखों की नींद जाने कहाँ हेरा गई थी। दोनों की आंखें रोशनी की तीखी धार पर टिकी थी और सिहरते पूरे शरीर कान बन गए थे। अस्पष्ट से टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर अपना अपना अर्थ लगा रही थी। उन्हें रह रहकर वे दिन याद आ रहे थे जब वे इसी तरह पहली बार भीतर वाले कमरे में गई थी। उनमें भी तब रूप था, ऐसी छलकती भरपूर जवानी थी। मजली से रहा नहीं गया तो बिछौने पर ही उठ बैठी और दरार पर कान लगाकर सुनने का प्रयास करने लगी। कल नरबदी के दाने लाया था सिपटी से माड़ से, तुझे दिए बड़ी ने? हाँ दिए थे। अंदर बातें हो रही। बड़ी तो कहती थी तूने खाए नहीं, किसी के लिए छिपा के रख लिए हैं। खाए तो थे, सबके सामने आंगन में बैठ के घाम में। नहीं नहीं, बड़ी कभी झूठ नहीं बोलती, तूने जरूर कहीं छिपा लिए होंगे। कहाँ छिपाए, दिखा दूं? हाँ हाँ। बातों के साथ साथ खुशहाल होते हुए उसकी अंगड़ी के बटन से हिलाता रहा था। अंत में कुछ टटोलता हुआ चहका, चोर कहीं की, दिखा दूं? गोमती उछलकर हंस पड़ी तो पूरी की पूरी उसने समेट ली। पलकें धीरे धीरे मुदने ही लगी थी कि गोमती को सहसा होश आया। झटपट उसने लम्फू बुझा दिया और रोशनी की दरार भी उजल हो गई। कृतज्ञता से आकंठ डूबी गोमती शने शने उस पर छा गई, छाती चली गई। नारी की सहज समर्पण का सुख उसे कहीं गहरे में डुबाता चला गया। जीवन में पहली बार उसे यह अद्भुत अनुभूति हुई थी जिसमें आकंठ डूब गया था वह। सुबह खुशहाल को काम पर जल्दी जाना था, अतः वह मुंह अधेरे ही बिछौना छोड़ के चला गया। लेकिन परचेज सी पड़ी गोमती देर तक सोई रही। मजली बंद कमरे में गई तो खिड़की का द्वार तनिक उघाड़ कर देखती रही। अभी भी गोमती बिस्तर पर बिछी खर्राटे भर रही है। कपड़े तमाम अस्त व्यस्त पड़े थे। केले के तने सी सुडौल स्वस्थ जांघें,
दो ऊंचे टीले सांस के साथ साथ गिर उठ रहे हैं। गोरी गोरी कलाइयों पर ढेर सारी कांच की हरी लाल चूड़ी जो कल रात खुशहाल ने पहनाई थी। यही रात रोज राज करेगी अब इस घर में। गहरी सांस लेकर किवाड़ बंद किए और बाहर निकल गई। पर इन सुख सुविधाओं के बावजूद गोमती का मन लग नहीं रहा था। हर क्षण एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे रहती। न दिन को चैन, रात को आराम। जो ही एकांत आता, काले काले बादल उमड़ आते। खुशहाल खुशामद में लगा रहता, किसी भी तरह की कमी का एहसास नहीं होने देता। वो स्वयं भी सब कुछ भूल जाना चाहती थी, पर भुला नहीं पा रही थी अभागी। दोनों सौतें भीतर ही भीतर जलने के बावजूद बाहर से गुड़ की डली की तरह मधुर बनी रहती। उन्हें भय था कि कुछ कहने मात्र से झक्की खुशहाल छत पर जमा सारा धुआं चिल्ला चिल्ला कर झड़ा देगा। उसके अंतर को गोमती का झलझलाता रूप रंग नहीं, अपना बाँझपन अधिक सालता था। खोट उन्हीं पर था। खुशहाल को वंश बेल बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही था। एक और आनी थी, आ गई, क्या फर्क पड़ता है। पर गोमती कहीं दूर डांडे पहाड़ों पर भटकने लगी थी। दूध का भरा गिलास देखती तो कुन्नू की याद आ जाती। इतना अन्न है, कोई खा नहीं पाता यहाँ। उधर वो भूखा पास पड़ोस की रोटी खाते बच्चों को मुंह बिटक बिटक करके ताकता होगा और लोग कुत्ते की तरह उसे झिड़कते होंगे। दुल्ली का मैका लधौन में ही था। दुल्ली उसकी मित्र थी। अभी कल ही वो आई थी। वहीं के रिश्ते पर यहाँ भी बोझू ही कहकर संबोधित करती थी। कह रही थी, फिर मादा बहुत कमजोर हो गया है भाभी। कली का दिन भर उसे काम में छिपाए रखते हैं। थोड़ी सी गलती होने पर बच्चों की तरह झिड़क देते हैं। कनुआ बेचारे के लिए बकरियां खरीदी हैं। झाड़े से ठिठुरता हुआ उन्हें चराने के लिए बंजर डांडों में दिन भर भटकता है। तो ये थी 11वां अध्याय। अब आगे सुनेंगे हम 12वें अध्याय के बारे में। नमस्कार साथियों, किस तरह से ये कहानी में आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे अवश्य बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।